बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एंज़ाइम है। आज हम एंज़ाइम्स को डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो एंज़ाइम से रिलेटेड जितने भी आपसे एमसीक्यूज़ पूछे जा सकते हैं वो इस टॉपिक में कवर हो जाएँगे। आप लेक्चर को एंड तक देखिएगा। बस ये स्लाइड थोड़ी-सी ब्लर हैं यहाँ पर, बट ये स्लाइड बहुत अच्छी थी तो इसलिए मैंने ये स्लाइड ले ली है। बट यहाँ पर थोड़ी-सी ब्लर है, आप देख लेना स्लाइड्स को। अच्छा, इन एंजाइम्स में हम एंजाइम की केमिस्ट्री, क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म, एंजाइम काइनेटिक्स, इन्हिबिशन, एक्टिवेशन एंड स्पेसिफिसिटी को हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, एंजाइम्स हैं क्या? एंजाइम्स एक बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं। कैटालिस्ट क्या होता है पता है आपको? केमिस्ट्री के अंदर कैटालिस्ट ऐसा सब्सटेंस, ऐसा केमिकल होता है जो कि रिएक्शन को स्पीड अप करता है। इसी तरह बायोलॉजी के अंदर एक ऐसा बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है जो कि इंसानों के अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई भी बायोलॉजिकल रिएक्शन जितने भी हो रहे हैं, जिसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं कलेक्टिवली, तो उन रिएक्शंस को स्पीड अप करना ये काम होता है एंजाइम्स का। सो एंजाइम्स क्या है? सिंपली आप कह सकते हैं एंजाइम्स एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो कि रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। अच्छा, एंजाइम्स की कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो वो एक थ्री डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन्स की एक टाइप होती है जिसमें स्ट्रक्चरल प्रोटीन के बेस पर ग्लोबुलर एक शेप होता है, ग्लोब्यूल लाइक सर्कुलर होते हैं ये। तो थ्री डायमेंशनल होते हैं ये। मोस्ट ऑफ द एंजाइम जितने भी हैं वो प्रोटीन्स होते हैं। तो हम कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर एंड दे आर द थ्री डायमेंशनल इन स्ट्रक्चर। तो उनमें जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होते हैं मेनली वो टर्शियरी और क्वाaternary स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इनमें से दोनों में से भी टर्शियरी स्ट्रक्चर स्टेबल होते हैं और वो फंक्शनल परफॉर्म करते हैं एज अ एंजाइम। तो एंजाइम्स क्या है? हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं। एंजाइम्स एक बायोलॉजिकल कैटालिस्ट हैं जो कि रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। अच्छा, समहाउ कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो कि आरएनए इन नेचर में होते हैं, यानी कि वो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं एक किस्म के, जिन्हें हम कलेक्टिवली कहते हैं राइबोजाइम्स। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है एक हैमरहेड राइबोजाइम, और उसके अलावा कि कुछ स्पेशल आरएनए स्पीशीज होती हैं जो कि एक्ट करती हैं एज अ एंजाइम, जिन्हें हम कहते हैं राइबोजाइम्स। तो यहाँ पर स्लाइड थोड़ी-सी ब्लर है, आपको ये जो मैं बताता जाऊँ आप नोट करते जाइएगा, इसलिए आपको ये पता चल जाएगा। ये जो है ना वो है राइबोजाइम। स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम में जनरली हमारे पास क्या होता है कि ये जो स्ट्रक्चर होता है एंजाइम का वो तो थ्री डायमेंशनल है। उसके अलावा एंजाइम के ऊपर एक एक्टिव साइट होती है, जिसे हम कहते हैं एक्टिव साइट, जहाँ पर आके एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट बाइंड करता है, या कोई कोफैक्टर या कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप आके बाइंड करता है। तो उस साइट को हम कहते हैं एक्टिव साइट। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एक्टिव साइट। उसके अलावा कोफैक्टर, सबस्ट्रेट और प्रोस्थेटिक ग्रुप एक्टिव साइट के ऊपर आके अटैच्ड होते हैं। अब कोफैक्टर क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, सबस्ट्रेट क्या है, आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह इनको। बस आप ये यहाँ पर ये बात रखें कि एंजाइम्स के पास, एंजाइम के स्ट्रक्चर के पास एक्टिव साइट होती है, जहाँ पर आके ये सबस्ट्रेट और कोफैक्टर प्रोस्थेटिक ग्रुप आके अटैच्ड होते हैं। और उनके अलावा ये एक्टिव साइट क्या करती है? मेनली ये सबस्ट्रेट को होल्ड करती है। अब सबस्ट्रेट क्या होता है? सबस्ट्रेट होता है एक ऐसा मॉलिक्यूल जो कि एंजाइम के एक्टिव साइट के ऊपर आके बैठे और रिएक्शन को कैटलाइज करे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एंजाइम है हमारे पास प्रोटीन के लिए, उस एक्टिव साइट पे प्रोटीन आके बैठेगी। प्रोटीन अब यहाँ पर क्या है? सबस्ट्रेट है। तो उस प्रोटीन को एंजाइम तोड़ेगा। जो एंजाइम प्रोटीन को तोड़ेगा वो प्रोटीन वाला एंजाइम होगा। हर एंजाइम हर सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होता है, तो इसलिए जो एंजाइम प्रोटीन को तोड़ते हैं वो प्रोटियोजाइम्स होते हैं, प्रोटिएजेस होते हैं। तो उन प्रोटिएजेस से क्या होगा? जब प्रोटीन्स आके अटैच होंगे एक्टिव साइट पर तो वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे और उनके सिंपलर मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, जिन्हें हम अमाइनो एसिड्स कहते हैं। तो इस तरह एंजाइम्स जो हैं वहाँ पर एक्टिव साइट पर आके वो सबस्ट्रेट अटैच होते हैं। जो मॉलिक्यूल अटैच्ड हो एक्टिव साइट पर उसे हम कहते हैं सबस्ट्रेट। जनरली ये टर्म होता है सबस्ट्रेट। अच्छा, एक्टिव साइट टोटली एंजाइम का 5% होता है। उसके अलावा यहाँ पर ये जो एक्टिव साइट होती है वो स्पेसिफिक शेप होती है उसकी, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोटीन्स होती हैं वो टर्शियरी स्ट्रक्चर्स की वजह से बनती हैं। चेंज अगर आ जाए शेप में, प्रोटीन के शेप में अगर चेंज आ जाए तो इट अफेक्ट द शेप ऑफ एक्टिव साइट आल्सो एंड द फंक्शन ऑफ एंजाइम एज वेल। एक्टिव साइट जो होती है उसे हम फर्दर
टू साइड्स में डिवाइड करते हैं, एक होती है बाइंडिंग साइड, दूसरी होती है कैटालाइटिक साइड। बाइंडिंग नाम से क्लियर है, इट चूज द सबस्ट्रेट एंड बाइंड टू इट टू द एक्टिव साइड। बाइंडिंग साइड क्या करती है, सबस्ट्रेट को चूज करती है और उसके अलावा ये बाइंड करवाती है एक्टिव साइड पर सबस्ट्रेट को। तो ऐसी साइड को हम क्या कहते हैं, ऐसी साइड को हम कहते हैं बाइंडिंग साइड। दूसरी साइड होती है कैटालाइटिक साइड। अब नाम से क्लियर है, कैटालाइटिक साइड एक ऐसी साइड होती है जहां पर कैटालिसिस होती है, यानी कि ब्रेकडाउन की एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं। तो उस साइड को हम कहते हैं कैटालाइटिक साइड, जहां पर कैटालाइटिक एक्शन होता है एंजाइम का। इस स्लाइड में आपको इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा, फिर आपको ये स्लाइड आप यूट्यूब चैनल से ले लेना, वहाँ पर आपको ये क्लियर थोड़ी सी और ज़ाहिर होगी। यहाँ पर थोड़ी सी क्लियर नहीं है, ब्लर है यहाँ पर, तो आपको ये शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ पर आप देख लेना इसको। उसके बाद ये एक्टिव साइड थी जिसमें बाइंडिंग और कैटालाइटिक साइड थी। कैटालाइटिक साइड ऐसी साइड जहाँ पर कैटालाइसिस यानी कि ब्रेकडाउन हो, और बाइंडिंग ऐसी साइड जहाँ पर बाइंड होता है, होल्ड होता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास कोफैक्टर होते हैं। कोफैक्टर एक ऐसे नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शंस में हेल्प करते हैं, स्पीड अप करते हैं बेसिकली। सो कोफैक्टर्स नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शंस को कैरी आउट करते हैं, दैट नॉट परफॉर्म बाय द अमाइनो एसिड 20 अमाइनो एसिड, यानी कि एक्टिव साइट से परफॉर्म नहीं होते ये, बट ये क्या करते हैं, ये एक ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि बेसिकली रिएक्शंस के रेट को स्पीड अप करवाते हैं। तो उन्हें हम कहते हैं कोफैक्टर्स। उसके बाद कोफैक्टर टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स, दूसरे होते हैं इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स। अब नाम से क्लियर है, एक क्या है ऑर्गेनिक है और एक क्या है इनऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक में यानी कि यहाँ पर आयंस वगैरह आ जाएंगे, और ऑर्गेनिक में हमारे पास आप समझ लें कि जैसे कि ऑर्गेनिक यानी कि इनमें कार्बन और हाइड्रोजन वगैरह होगा। अच्छा, तो यहाँ पर डायग्राम आप देख लें थोड़ी सी, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ऐसा मॉलिक्यूल जो कि क्या है यहाँ पर विदाउट कोफैक्टर है, और एक ऐसा मॉलिक्यूल जो कि कोफैक्टर के साथ है। अब कोफैक्टर इसे क्या प्रोवाइड करता है, ये इसे रिएक्टिविटी में इंक्रीज प्रोवाइड करता है, इंक्रीज अप प्रोवाइड करता है। सो कोफैक्टर बाइंडिंग एक्टिवेटर द प्रोटीन, ये एक्टिवेशन करवाता है, एक्टिवेट करता है, तो इसे हम कहते हैं कोफैक्टर। तो यहाँ पर आके बाइंडिंग साइट के साथ ये अटैच हो गया और ये सबस्ट्रेट को ये ब्रेक कर दिया उसने। तो इस तरह ये हेल्प करते हैं कोफैक्टर्स एंजाइम्स को, ताकि वो क्या कर पाए, ब्रेक डाउन कर पाए, कैटालिसिस कर पाए। जैसे कि यहाँ डेफिनेशन कह रही है, कोफैक्टर इज द नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल विच कैरीज आउट केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, कैरी आउट करते हैं। अब कोफैक्टर में ये जो इनऑर्गेनिक थे वो क्या थे, वो होते हैं बेसिकली ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि आइंस होते हैं मेनली। जैसे कि यहाँ पर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम है जो कि कोफैक्टर यानी कि इनऑर्गेनिक आयन रिक्वायर करता है, जो कि होता है जिंक फॉर इट्स एक्टिविटी। यानी कि एक ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि विदाउट कोफैक्टर काम नहीं कर पाते। जैसे डायग्राम यहाँ पर आप शो कर रहा था ना, यहाँ पर तो कोई भी कैटालिसिस नहीं हो रही थी क्योंकि यहाँ पर कोफैक्टर नहीं था। अब यहाँ पर कोफैक्टर भी आ गया तो यहाँ पर कैटालिसिस हो गई। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ब्रेक डाउन हो गए, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो गए। तो ऐसे एंजाइम्स जो कि अपनी एक्टिविटीज खुद परफॉर्म नहीं कर पाते तो उन्हें कोफैक्टर की नीड होती है। कोफैक्टर टू टाइप्स के होते हैं, इनऑर्गेनिक एज वेल एज द ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स। इनऑर्गेनिक ऐसे होते हैं जो कि मेनली आयंस होते हैं, उनको रिक्वायर्ड होता है एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम के लिए, जिसमें फॉर एग्जांपल कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है वो जिंक को रिक्वायर करता है, और जो हेक्सोकाइनेज होता है जो कि एटीपी की रिएक्शंस करवाते हैं, तो उसमें मेनली मैग्नीशियम आयन जो है वो यूज होते हैं। इसी तरह ऑर्गेनिक कोफैक्टर दूसरे कोफैक्टर्स होते हैं जो कि प्रॉपर एक्टिविटी परफॉर्म करवाते हैं एंजाइम्स की। एंजाइम्स ऐसे एंजाइम जो कि नीड करते हैं कोफैक्टर्स को, वो कोफैक्टर पर डिपेंड करते हैं, जिसमें दूसरा टाइप है ऑर्गेनिक कोफैक्टर। तो यहाँ पर जो एग्जांपल है वो है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, जो रिक्वायर करता है स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑफ पायरोडेक्सिल फॉस्फेट। एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है पायरोडेक्सिल फॉस्फेट। तो ये रिक्वायर होता है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज से, एक एंजाइम है, इसके बिना ये काम नहीं कर पाता। सो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि रिक्वायर्ड कर रहा है एक ऑर्गेनिक कोफैक्टर जिसका नाम है पायरोडेक्सिल फॉस्फेट। तो इसके बिना ये काम नहीं कर पाता ये एंजाइम। तो ये एंजाइम्स डिपेंड करते हैं इन पर। उसके अलावा अब जो फैक्ट कोफैक्टर थे वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक थे। आपने दोनों याद कर लिए, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स में भी फर्दर टू टाइप्स के होते हैं,
कोफैक्टर्स। एक एक कहलाते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप्स और दूसरे कहलाते हैं कोएंजाइम्स। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स कौन से होते हैं? अब तो प्रोस्थेटिक ग्रुप एक ऐसे होते हैं ग्रुप जो कि टाइटली बाउंड होते हैं। टाइटली बाउंडेड ऑर्गेनिक कोफैक्टर आर टर्म्ड एज प्रोस्थेटिक ग्रुप, और जो लूजली बाउंड होते हैं वो कोएंजाइम्स होते हैं। ऐसे कोफैक्टर्स जो कि एंजाइम्स के साथ या एक्टिव साइट के साथ, एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ टाइटली पैक्ड हों तो वो कहलाते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप्स। और उसके अलावा जो ऐसे कोफैक्टर्स जो कि लूजली बाउंड होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स जो कि लूजली बाउंड होते हैं एंजाइम्स की एक्टिव साइट के साथ, तो वो कहलाते हैं कोएंजाइम्स। अब प्रोस्थेटिक ग्रुप में जो एग्जांपल है वो फ्लेविन है, हीम ग्रुप होता है जो कि आरबीसीज में प्रेजेंट होते हैं, और बायोटिन्स हैं कुछ, और उसके अलावा जो कोएंजाइम होते हैं इनमें Na पॉजिटिव, Fa पॉजिटिव वगैरह आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ कोफैक्टर अब यहाँ पर कंटिन्यू है कि एक एंजाइम जो कि उसके कोफैक्टर के साथ अगर उसे हम रिमूव कर दें तो उसका उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं एपो एंजाइम। एन एंजाइम दैट इज विथ इट्स कोफैक्टर रिमूव्ड इज डेजिग्नेटेड एज द एपो एंजाइम। अब एक एंजाइम है, उसके पास जो कोफैक्टर अटैच हुआ हुआ है उसे अगर हम रिमूव कर दें तो उस एंजाइम को हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम एपो एंजाइम। एपो एंजाइम होता है बेसिकली प्रोटीन। जो एंजाइम मैंने आपको पढ़ाया मेनली प्रोटीन्स के होते हैं, तो जो प्रोटीन सिर्फ बच जाएगी यहाँ पर, नॉन प्रोटीन पार्ट रहेगा ही नहीं। नॉन प्रोटीन पार्ट क्या था? कोफैक्टर था। अब नॉन प्रोटीन पार्ट तो गया, चला गया, तो उसके बाद जो बच जाएगा पार्ट वो बच जाएगा सिर्फ प्रोटीन वाला पार्ट एंजाइम का, तो उसे हम कहते हैं एपो एंजाइम पार्ट। एपो एंजाइम पार्ट इज द प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम, and when it is without the cofactor is the non protein part of the enzyme। अच्छा, अगर हम ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है प्रोटीन का with all necessary small organic molecule metal ions and other components is termed as the holo enzyme। यानी कि ऐसा एंजाइम जो कि प्रोटीन प्लस में नॉन प्रोटीन पार्ट्स हैं इनके पास, तो वो उसके लिए अगर हम टर्म यूज करें तो वो हम टर्म यूज करते हैं होलो एंजाइम। होलो एंजाइम एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि कंप्लीटली अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होता है, एक ऐसा एंजाइम, और उसके पास प्रोटीन पार्ट भी है, नॉन प्रोटीन पार्ट्स भी मौजूद होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं होलो एंजाइम ऑफ होलो प्रोटीन, यू कैन से दैट। उसके बाद सबस्ट्रेट क्या होते हैं? ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट ऐसे मटेरियल, ऐसे सबस्टांसेस जो कि एंजाइम पर अटैच्ड होते हैं, ऐसे रिएक्टेंट्स जो कि बायोकेमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, जो एक एंजाइम की एक्टिविटी पर अटैच, एक्टिव साइट पर अटैच होते हैं और एक्टिविटी परफॉर्म करवाते हैं एंजाइम की, तो उन्हें हम कहते हैं सबस्ट्रेट। और जब सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ मिल जाते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसे हम कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इट मींस कि इट इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। जब सबस्ट्रेट ज्वाइन हो जाता है एंजाइम के साथ तो वो बनाता है कॉम्प्लेक्स जिसे हम कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। साइट ऑफ एंजाइम सिंथेसिस की अगर हम बात करें तो एंजाइम्स बनते कहाँ हैं? एंजाइम्स आपको पता है, मैंने बताया कि दे आर टोटली प्रोटीन्स इन नेचर, और प्रोटीन्स का कौन बनाता है? राइबोसोम्स बनाते हैं। राइबोसोम्स मे बी अटैच्ड विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम व्हिच इज टर्म्ड एज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड इट मे बी freely dispersed in the cytoplasm। Mainly it is attached with the rough endoplasmic reticulum and they make the proteins, and proteins are the enzymes। Information of synthesis of enzymes comes from the DNA। ये DNA से आती है कि इस एंजाइम के लिए ये कोड आया है, ये कोड बनाना है एंजाइम को, इसको ये एंजाइम पर्टिकुलर कोड सिंथेसिस करता है। तो इसलिए जो कोड होते हैं प्रोटीन्स के लिए वो स्पेसिफिक होते हैं, और प्रोटीन्स जो हैं वो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन्स इन नेचर होते हैं। तो इसलिए जो एंजाइम्स होते हैं उनके लिए डीएनए से कोड आते हैं, यानी कि प्रोटीन्स के लिए कोड आते हैं कि ये कोड जो है वो इस एंजाइम के लिए है और ये कोड जो है वो इस एंजाइम के लिए। देयर आर सो मेनी एंजाइम्स। वो हर एंजाइम की अपनी अपनी एक्टिविटी होती है, हर एंजाइम अपनी अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करता है। अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो बाउंडेड होते हैं टुगेदर टू फॉर्म द स्पेसिफिक एंजाइम अकॉर्डिंग टू द डीएनए कोड। यहाँ पर कोड्स होते हैं एंजाइम्स के लिए, डीएनए से आते हैं जिन्हें हम कहते हैं डीएनए कोड्स, और वो कोड्स जो है वो अमीनो एसिड्स बनाते हैं, और जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो टाइटली बाउंड होकर एक स्पेसिफिक एंजाइम्स बनाते हैं, और एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स इन नेचर होते हैं। अब एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन में एक होते हैं इंट्रासेल्युलर एंजाइम्स, दूसरे होते हैं एक्स्ट्रा सेल्युलर एंजाइम्स। नाम से क्लियर है कि इंट्रा यानी कि सेल के अंदर ये काम करेंगे, एक्स्ट्रा यानी कि सेल के बाहर होंगे ये। इंट्रासेल्युलर एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड एज वेल एज रिटेन विद इन द सेल फॉर यूज ऑफ सेल इटसेल्फ।
यानी कि ऐसे एंजाइम्स जो कि सेल के अंदर ही बनेंगे, सेल के अंदर ही रहेंगे और सेल के लिए ही काम करेंगे. These are termed as what? Intracellular enzymes, and they found in the cytoplasm, nucleus, mitochondria and the chloroplast. यानी कि ये कहाँ पर हैं? ये सारे स्ट्रक्चर सेल के अंदर हैं. तो अल्टीमेटली जो जो एंजाइम इनके पास मौजूद होते हैं, हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन चैप्टर में, मैंने आपको पढ़ाया था पीछे, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उनकी इनर मेम्ब्रेन में, उनके मैट्रिक्स में देयर आर अ लॉट ऑफ एंजाइम व्हिच परफॉर्म द respiration like glycolysis, electron transport chain, Krebs cycle. ये सारे के सारे enzymes perform करते हैं. At every step of their activity, their reaction is controlled by the enzymes. So here these are the intracellular enzymes. और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ऑक्सीडो रिडक्टेस कैटालाइसिस द बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन. तो एक ऐसा एंजाइम जो कि ऑक्सीडो रिडक्टेस है, बेसिकली ये बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन करवाता है. ये एक इंट्रासेलुलर एंजाइम होता है, एंजाइम जो कि रिडक्शन करवाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. और ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो रही होती है, तो उन एंजाइम्स को हम कहते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेस कैटालाइसिस एंजाइम. तो ये इंट्रासेलुलर होते हैं. कुछ एंजाइम होते हैं जो कि सेल के बाहर काम करते हैं. These are enzymes are synthesized in the cell. ये बन तो सेल में रहे हैं, बट they secreted from the cell to work externally. राइट, यहाँ पर एक बात आपने याद रखना है, इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम सेल के अंदर ही बनेंगे दोनों टाइप्स. जो इंट्रासेलुलर होते हैं वो सेल के अंदर ही काम करेंगे. जो एक्स्ट्रासेलुलर होते हैं बन तो अंदर ही रहे हैं सेल के, बट काम कहाँ करेंगे? बाहर आके काम करेंगे. वन थिंग यू मस्ट कीप इन माइंड दैट इज द extracellular enzyme also formed within the cell, synthesized within the cell, but they work outside the cell. ये कहाँ पर काम करेंगे? ये बाहर आके काम करेंगे. अच्छा, उसके बाद जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं मेनली जितने भी है, पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, और उसके अलावा एंट्रोकाइनेज है, और उसके अलावा बहुत सारे एंजाइम होते हैं, काइमोट्रिप्सिन है, कार्बोक्सीपेप्टिडेज है. ये सारे के सारे एंजाइम जितने भी हैं सेल के बाहर आकर काम करते हैं. और पेंक्रियाज जितने भी एंजाइम प्रोड्यूस करता है, दे आर नॉट यूज्ड बाय द सेल इन पेंक्रियाज, बट दे ट्रांसपोर्टेड टू द डिड्यूनियम. एक स्ट्रक्चर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वहां पर ये सारे के सारे पेंक्रियाज एक स्ट्रक्चर जो कि एंजाइम को रिलीज करता है, और ये जहां पर आके सेल के बाहर आकर ये अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं. एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो एंजाइम स्पीड अप करते हैं रिएक्शन को बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, एंड देयर प्रेजेंस डज नॉट अफेक्ट द नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ एंड प्रोडक्ट एज वेल. उसके बाद ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं. इट मींस के जो एक पर्टिकुलर एंजाइम होता है वो एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ ही अटैच होता है. और स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम कैन एक्सेलरेटेट द केमिकल रिएक्शन. और एंजाइम्स होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं पीएच पर भी, टेम्परेचर भी, और उसके अलावा सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर भी. Turnover is defined as the number of substrate molecule transformed per minute by one enzyme is termed as what? Turnover number. एक ऐसा नंबर जिसमें जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होते हैं वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाते हैं एक मिनट के अंदर बाय द वन एंजाइम मॉलिक्यूल, दिस टर्म्ड एज व्हाट? टर्नओवर नंबर. इसे हम कहते हैं टर्नओवर नंबर. कैटालिसिस यहाँ पर एक एंजाइम होता है जिसका टर्नओवर नंबर यहाँ पर दिया गया है, जो कि यहाँ पर शो हो रहा है आपको कि 6 into 106 पर मिनट. नोमेनक्लेचर की एंजाइम की अगर हम बात करें, देयर आर डिफरेंट मेथड्स टू नेम द एंजाइम्स. एन एंजाइम इज नेम्ड अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट. इसका सबस्ट्रेट के टाइप के ऊपर हम इसको नाम दे सकते हैं कि वो कौन सा सबस्ट्रेट कैटलाइज कर रहा है. अगर प्रोटीन कर रहा है तो उसके हिसाब से हम उनको नाम देंगे. अगर कार्बोहाइड्रेट को वो कैटलाइज कर रहा है तो उसके हिसाब से हम उनको नेम देंगे. तो इट डिपेंड अपॉन द सबस्ट्रेट टाइप. और कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जिन्हें हम नेम देते हैं बिफोर अ सिस्टमैटिक वे ऑफ नेमिंग ऑफ एंजाइम. तो कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जिन्हें हम सिस्टमैटिकली हम उन्हें नाम देते हैं. यहाँ पर कुछ एग्जांपल है, पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, रेनिन है यहाँ पर. और उसके अलावा कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं यहाँ पर जिन्हें सफिक्स जो जिसका होता है वो ए एस ई पर एंड होता है, जिन्हें हम कहते हैं एज. तो एट द एंड ऑफ द नेम ऑफ सबस्ट्रेट एंड एंजाइम आर नेम्ड एज. यहाँ पर जैसे कि एग्जांपल होता है हाइड्रोलेज. हाइड्रोलेज क्या? हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, लेज यहाँ पर एक एंजाइम के लिए यूज हो रहा है टर्म. जहां पर भी ए एस ई आ जाए तो आप समझ जाना कि ये एंजाइम है कोई ना कोई. जैसे कार्बोक्सीपेप्टिडेज, इसी तरह हाइड्रोलेज, लाइजेज, इसी तरह बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो कि एएसई पर एंड होते हैं. कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि जिनका सबस्ट्रेट के ऊपर नाम होता है, जैसे कि पेप्सिन प्रोटीन को एक डाइजेस्ट करेगा. और उसके अलावा
यहाँ पर आपने देखा टर्म के हाइड्रोलाइसिस यानी कि एसई पर एंड होता है, तो ये क्लासिफिकेशन होती है। इसी तरह दूसरा एग्ज़ाम्पल यहाँ पर माल्टेज़, इस तरह लैक्टेज़ होता है, सही है? इस तरह सक्रेज़ होता है, तो ये इनके सबस्ट्रेट के ऊपर नाम है और ये एंड होते हैं एएसई पर। तो जैसे कि माल्टोज़ है, माल्टोज़ को डाइजेस्ट करने के लिए या ब्रेक डाउन करने के लिए माल्टेज़ एंजाइम आएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इट ब्रेक डाउन द माल्टोज़ इंटू द 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, राइट? यहाँ पर लैक्टोज़ के लिए लैक्टेज़ एंजाइम है, माल्टोज़ के लिए माल्टेज़ है, सेलुलोज़ के लिए सेलुलोज़ है, लिपिड के लिए लाइपेज़ है, स्टार्च के लिए अमाइलेज़ है, प्रोटीन के लिए प्रोटीएज़ है। सही है? यहाँ पर ये प्रोडक्ट्स जितने भी बनते हैं, आप देख लेना यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर क्लासिफिकेशन प्रोटीन की है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एक सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन होती है प्रोटीन की, जो कि डेवलप की गई थी इंटरनेशनल एंजाइम कमीशन एक है एंजाइम्स के लिए, और इनके लिए नोमेनक्लेचर के लिए भी इनका एक वो होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि इनको नेम देती है। यहाँ पर मेजर जो 6 क्लासेस हैं एंजाइम्स की, each enzyme is further divided into the subclasses and subclasses and so on to describe the huge number of different enzymes catalyze the reaction. Every reaction is inside the body is performed by the enzyme. So without enzyme, life is not possible, because at every step we need the enzyme to catalyze our reaction, to speed up our reaction. अगर enzyme हमारे पास नहीं होते ना, तो हमारा एक reaction जो complete होता, तो वो हमारी पूरी ज़िंदगी लग जाती उसमें। एक एक एंजाइम को विदाउट एंजाइम जो एक रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, उसे पूरी ज़िंदगी लग जाती है कि वो एक रिएक्शन कंप्लीट करता है विदाउट एंजाइम। सो अगर एंजाइम नहीं होते तो हमारी लाइफ भी पॉसिबल नहीं होती। सो इसलिए enzymes are very important and they are very sensitive to temperature, pH as well as the other factors which affect enzyme activity. अच्छा, क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन में पहला है ऑक्सीडो रिडक्टेज, जो कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन करेंगे, और एग्जांपल इनकी है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। और उसके अलावा ट्रांसफरेज, जो कि ट्रांसफर करेंगे कोई पर्टिकुलर ग्रुप, फॉर एग्जांपल हेक्सोकाइनेज है, यहाँ पर फॉस्फेट ट्रांसफर करता है। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोलिसिस, जो कि नाम से क्लियर है, हाइड्रोलिसिस करेंगे, ये वाटर की ब्रेकडाउन करवाएंगे और क्लीवेज करेंगे यहाँ पर किसी न किसी पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप को वाटर की मदद से। यहाँ पर एंजाइम लाइसोजाइम है, जो कि हाइड्रोलाइसिस का एग्जांपल है। लाइसेस यहाँ पर नॉन हाइड्रोलाइटिक बॉन्ड कैटालिसिस होती है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पर पानी नहीं यूज होता, विदाउट वाटर यहाँ पर कैटालिसिस होती है, ब्रेकडाउन होती है। यहाँ जो एग्जांपल है फुमेरेज एग्जांपल है यहाँ पर। आइसोमेरेज जो कि आइसोमराइजेशन करवाएगा, यानी कि फंक्शनल ग्रुप के जो इंटरमॉलिक्यूलर ग्रुप्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर में थोड़ी सी चेंजिंग लाएगा, तो उसे हम कहते हैं आइसोमेरेजेस। और इनमें एग्जांपल जो है वो ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमेरेज एग्जांपल है। बहुत सारे आइसोमेरेजेस होते हैं यहाँ पर। लाइगेजेस जो है वो एक ऐसा एंजाइम जो कि कोवलेंट बॉन्ड बनवाता है बिटवीन द सबस्ट्रेट बाय यूजिंग द एटीपी हाइड्रोलिसिस, जिसमें एग्जांपल है यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज, जो कि एक लाइगेजेस होता है। मैकेनिज्म्स ऑफ एंजाइम एक्शन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो कैटालिसिस एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम इज एक्सप्लेन्ड बाय द टू पर्सपेक्टिव थर्मोडायनामिक चेंज और प्रोसेसेस एट द एक्टिव साइट। थर्मोडायनामिक चेंज यानी कि टेम्परेचर समथिंग हाउ रिलेटेड है यहाँ पर। तो सारे के सारे एंजाइम्स जितने भी हैं उन्हें एनर्जी बैरियर होता है उनके पास बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स। द डिफरेंस इन द ट्रांजिशन स्टेट एंड सबस्ट्रेट इज नोन एज एक्टिवेशन बैरियर। एक ऐसा बैरियर होता है जिसे हम कहते हैं एक्टिवेशन बैरियर, और इट मस्ट बी, उसे क्रॉस होना चाहिए ताकि ये जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो स्टार्ट हो पाए। ओनली फ्यू सब्सटेंस क्रॉस द एक्टिवेशन बैरियर एंड चेंज इनटू द प्रोडक्ट। कुछ ही ऐसे सबस्ट्रेट होते हैं जो कि एक्टिवेशन बैरियर को क्रॉस करते हैं और जो अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है, दिस दैट इज व्हाई द रेट ऑफ अनकैटलाइज्ड रिएक्शन इज मच स्लो। जो अनकैटलाइज्ड रिएक्शंस होते हैं वो स्लो होते हैं। Enzymes provide an alternate pathway for the conversion of substrate into the product. Enzyme accelerate the reaction rate by forming the transition state, having low activation energy. Hence, the reaction rate is increased manifold in the presence of enzyme. The total energy of system remain the same and the equilibrium state is not disturbed. तो यहाँ पर जो कुछ एक्टिविटी होती हैं कुछ सब्सटेंसेस की, तो उन्हें क्रॉस करना पड़ता है एक्टिवेशन बैरियर। अगर वो एक्टिवेशन बैरियर क्रॉस नहीं करेंगे तो वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। जैसे यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं।
अगर वो एक्टिवेशन बैरियर क्रॉस कर रहे हैं, ये बैरियर है एक किस्म का जो कि क्रॉस करना लाजिमी है इनकी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, क्रॉस करेंगे ये बैरियर तो ही जो है वो प्रोडक्ट्स बन पाएंगे, अदरवाइज प्रोडक्ट्स नहीं बन पाएंगे। दूसरा प्रोसेस होता है जो कि एक्टिव साइट्स पर होते हैं मेनली, तो उनमें कोवलेंट कैटालिसिस होती है, यानी कैटालिसिस ऐसी ऐसे प्रोसेसेस जो कि ब्रेक डाउन करवाएंगे, कोवलेंट कैटालिसिस है और एसिड बेस कैटालिसिस है और कैटालिसिस बाय द प्रॉक्सिमिटी और ओरिएंटेशन है और नंबर 4 है कैटालिसिस बाय द स्ट्रेन। देन यहाँ पर कोवलेंट कैटालिसिस, तो एंजाइम जो होते हैं वो कोवलेंट लिंकेज बनाते हैं विद द सबस्ट्रेट एंड फॉर्मिंग द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स विद द वेरी लो एक्टिवेशन एनर्जी। एंड एंजाइम जो होते हैं वो रिलीज अनअल्टर्ड फॉर्म में रिलीज होते हैं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शंस, यानी कि रिएक्शन में एक ऐसी कैटालिसिस जो कि कब हो, जब को कोवलेंट बॉन्ड बने। कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है? कोवलेंट बॉन्ड तब बनता है जब एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों मिलते हैं आपस में। जब एंजाइम सबस्ट्रेट मिलकर एक आपस में बॉन्ड बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड, और वहां पर आके क्या होती है, कैटालिसिस होती है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कोवलेंट कैटालिसिस, जो कि आफ्टर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है उसे हम कहते हैं कोवलेंट कैटालिसिस। आफ्टर कैटालिसिस जो एंजाइम होते हैं वो अनअल्टर्ड होते हैं, यानी कि एंजाइम की एक्टिविटी को, एंजाइम की शेप को, एंजाइम की एक्टिव साइट को, एंजाइम को कुछ भी असर नहीं होता कि एंजाइम जो होता है जैसा का जैसा रिएक्शन से पहले था वैसे ही रिएक्शन के बाद रहता है। सो ये सवाल भी पूछा जाता है कि एंजाइम की शेप को या एंजाइम को खुद को कोई असर पड़ता है आफ्टर और बिफोर रिएक्शन? नो, कोई भी उसे असर नहीं पड़ता, कोई भी उसे उसे इन्फ्लुएंस नहीं पड़ता, इस चीज का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। दूसरी कैटालिसिस होती है एसिड और बेस की, कि ऐसी एक्टिव साइट जहां पर जो प्रोटॉन डोनर्स और प्रोटॉन एक्सेप्टर्स होते हैं वो बेसिकली कैटालिसिस करवाते हैं, जिनमें मोस्टली ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम्स आ जाते हैं। और हिस्टिडीन एक ऐसा यहाँ पर है मोस्टली एट द एक्टिव साइट, जो कि हिस्टिडीन यहाँ पर एक ऐसा होता है जो कि एक्ट करता है एज अ प्रोटॉन एज वेल एज द डोनर एज वेल एज द एक्सेप्टर, जो कि एक्टिव साइट पर प्रेजेंट होता है, जो कि कैटालिसिस करवाता है, ब्रेक डाउन करवाता है। So breakdown due to the proton donor and proton acceptors on the active site. This is known as what? Acid base catalysis. उसके बाद कैटालिसिस बाय द प्रोक्सिमिटी एंड ओरिएंटेशन। इसमें क्या होगा कि ओरिएंटेशन जो है, स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा चेंज होगा। उस स्ट्रक्चर के चेंज होने से, ओरिएंटेशन के चेंज होने से, प्रॉक्सिमिटी के चेंज होने से एंजाइम की एक्टिविटी पर असर होगा, एंजाइम की कैटालिसिस पर असर होगा और इससे कैटालिसिस होगी, ब्रेकडाउन होगी। सो इन दिस कैटालिसिस जो मॉलिक्यूल होते हैं इस जो बॉन्ड फॉर्मिंग डिस्टेंस होता है इनका, वो उनमें जो है वो मस्ट कम इन द बॉन्ड फॉर्मिंग डिस्टेंस। प्रॉक्सिमिटी ओरिएंटेशन यानी कि एक डिस्टेंस, ओरिएंटेशन शेप या डिस्टेंस आप कह लें, प्रॉक्सिमिटी एक डिस्टेंस आप कह लें इनका। तो जो एंजाइम होता है वो और जो सबस्ट्रेट होता है वो आपस में एक ऐसे डिस्टेंस पर आए कि जहां पर कैटालिसिस हो पाए। कैटालिसिस मॉलिक्यूल मस्ट कम इन द बॉन्ड फॉर्मिंग डिस्टेंस, एक ऐसे डिस्टेंस पर आए जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो पाए, जहां पर जैसे कि यहाँ डायग्राम आप देख लें, यहाँ पर एक इतने डिस्टेंस पर है कि बॉन्ड बनना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, और यहाँ पर एक ऐसे डिस्टेंस पर आ गए जहाँ पर बॉन्ड फॉर्मिंग होना आसान हो गया है। तब यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मिंग हो जाएगी और ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे प्रोडक्ट्स में और एंजाइम वैसा का वैसा रहेगा। तो इसी हम कहते हैं प्रॉक्सिमिटी, कैटालिसिस बाय द प्रॉक्सिमिटी एंड ओरिएंटेशन। यहाँ पर थोड़ी सी ओरिएंटेशन जो होती है वो, और यानी कि जो डिस्टेंस होता है वो थोड़ा सा डिपेंड करता है कैटालिसिस के लिए। तो एंजाइम्स जो होते हैं बाइंड करते हैं रीजन ऑफ हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज प्रोड्यूस एट द एक्टिव साइट। दिस विल द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल स्पेशली इन अ पोजीशन आइडियल फॉर देम। तो यहाँ पर जो ओरिएंटेशन होती है, दिस विल ओरिएंट, यहाँ ये ओरिएंट है, orient the substrate molecule especially in a position ideal for them। तो जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होता है, ये वाला सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, ये वाला सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एक ऐसे डिस्टेंस पर आना इसका लाजिम होता है जहां पर कि एक्टिविटी परफॉर्म हो पाए इनकी, एक ऐसी पोजीशन पर आ जाए ये मॉलिक्यूल के यहाँ पर एक्टिविटी इनकी क्या हो पाए, परफॉर्म हो पाए। तो उसे हम कहते हैं कैटालिसिस बाय द ओरिएंटेशन एंड प्रॉक्सिमिटी। अब यहाँ पर कैटालिसिस बाय द बॉन्ड स्ट्रेन। बॉन्ड स्ट्रेन का मतलब होता है यहाँ पर कुछ थोड़ी सी स्ट्रक्चरल थोड़ी सी चेंज होगी। यहाँ पर मोस्ट
It is done by the lyases. लाइजेस भी एक एंजाइम की क्लास होती है, हमने पढ़ी ऊपर। यहाँ पर एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंडिंग कॉज द रीओरिएंटेशन ऑफ द स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है ना वो थोड़ा सा चेंज होता है। तो ड्यू टू द स्ट्रेन कंडीशन के लिए स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज होगा। यहाँ पर स्ट्रक्चर की चेंज होने की वजह से यहाँ पर एंजाइम की कैटालिसिस होती है और ब्रेक होकर सबस्ट्रेट बन जाता है प्रोडक्ट्स में। Such as transition state is required over here, and here the bond are unstable, become the unstable and eventually breaking down into the products. तो यहाँ पर स्ट्रेन को, बॉन्ड की स्ट्रेन को थोड़ा सा रीओरिएंट किया जाता है और उससे जो कैटालिसिस होती है, ब्रेकडाउन होती है सबस्ट्रेट की प्रोडक्ट्स में, उसे हम कहते हैं कैटालिसिस बाय द बॉन्ड स्ट्रेन। उसके बाद मॉडल्स आते हैं, यहाँ पर मैकेनिज्म्स होते हैं। देयर आर मेनली टू मैकेनिज्म्स टू एक्सप्लेन द एंजाइम एक्टिविटी। वन इज द लॉक एंड की मॉडल एंड अनदर इज द इंड्यूस फिट मॉडल। लॉक एंड की मॉडल एमिल फिशर ने प्रपोज किया था 1894 में, और ये लॉक एंड की मॉडल जो है वो हाइपोथेसिस था एक, जो कि अज्यूम करता था, ये मानता था कि ये जो एक्टिव साइट होती है सबस्ट्रेट की वो फिक्स होती है, रिजिड होती है शेप में। इट मीन्स के जो पर्टिकुलर एक्टिव साइट होती है वो सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए है, जैसे कि पर्टिकुलर जो की होती है वो एक पर्टिकुलर लॉक के लिए होती है। So there is no change in an active site before and after a chemical reactions. यहाँ पर लॉक एंड की जो मॉडल होता है वो एमिल फिशर ने दिया था, और ये कहता था कि जो एक्टिव साइट होती है वो रिजिड होती है और इसमें कोई भी चेंज नहीं आती, और वहां पर एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट आके ही एंजाइम की एक्टिव साइट पर अटैच होता है, और वही आके क्या करता है, वही आके अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करता है। वहां पर दूसरा कोई सबस्ट्रेट नहीं आ सकता। जैसे कि पर्टिकुलर लॉक को एक पर्टिकुलर की अनलॉक करती है, इसी तरह एक पर्टिकुलर एंजाइम पर पर्टिकुलर सबस्ट्रेट ही आके अटैच करता है, और देयर इज अ नो चेंज इन द एक्टिव साइट बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन। तो दिस मॉडल वाज proposed by the Emil Fischer and called as what? इसको हम कहते हैं लॉक एंड की मॉडल। देन वी हैव द इंड्यूस फिट मॉडल। जो इंड्यूस फिट मॉडल होता है वो होता है कोशलैंड ने प्रपोज किया था 1958 में। ये एक रिसेंट और जो मॉडर्न एक हमारे पास मॉडल है वो है इंड्यूस फिट मॉडल। इस नाम से क्लियर है, इंड्यूस्ड और फिट मॉडल, यानी कि हम यहाँ पर इंड्यूस होगा थोड़ा सा, फिर फिट होगी। यहाँ पर आपने एक्टिव साइट का थोड़ा सा रिलेटेड आप देखेंगे, इंड्यूस होकर फिट होना। यहाँ पर जो रिसेंट स्टडीज कहती हैं हमें, रिवील दैट द प्रोसेस इज मच मोर लाइकली टू इन्वॉल्व एन इंड्यूस फिट मॉडल proposed by the Koshland in 1958। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल जो एंजाइम्स होते हैं सबस्ट्रेट cause the change in the enzyme and which cause the active site to change its shape to allow the enzyme and substrate to bind। अब ये जो है वो कहता है कि एंजाइम जो है वो अपनी एक्टिव साइट को थोड़ी सी चेंज करेगा, और जो सबस्ट्रेट होगा उसके हिसाब से अपनी थोड़ी सी चेंज करके एक्टिव साइट को वो एंजाइम की कैटालिसिस परफॉर्म करवाएगा। तो ऐसे हम कहते हैं इंड्यूस फिट मॉडल। तो टोटली अपनी एक्टिव साइट चेंज नहीं करता, यहाँ पर सम हाउ जो है वो अपनी एक्टिव साइट को चेंज करता है, टोटली चेंज नहीं करता यहाँ पर इंड्यूस फिट मॉडल। देन जो है वो हमारे पास एंजाइम काइनेटिक्स है। इट इज द ब्रांच ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन विच डील अबाउट द रेट ऑफ एंजाइम कैटालिसिस कैटलाइज्ड बाय द रिएक्शन। यहाँ पर हम एक ऐसी ब्रांच जो एंजाइम के रेट को स्टडी करती है कि कितनी रेट पर जो एंजाइम होते हैं अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, तो उस ब्रांच को हम स्टडी करते हैं काइनेटिक्स में, एंजाइम काइनेटिक्स में, कि ऐसी ब्रांच जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को, एंजाइम की रिएक्शन के रेट को स्टडी करती है। It reveals about the number and the order of individual step by enzyme transform into the substrate of the product। जो ऐसे steps, ऐसे methods जिसमें जो enzymes होते हैं वो ट्रांसफॉर्म करते हैं सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट्स के अंदर। एंजाइम्स काइनेटिक्स जो होती है उसे हम इस तरह पढ़ते हैं कि जो कैटालिसिस मैकेनिज्म होता है एंजाइम का, वो किस तरह मेटाबॉलिज्म में, एक्टिविटीज में कंट्रोल करता है, और किस तरह जो ड्रग्स होती हैं और उसके अलावा जितने और भी जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं किस तरह वो कंट्रोल हो सके, और किस तरह जो है वो उन पर उनको इनहिबिट किया जाए या किस तरह उनको एक्टिवेट किया जाए। ये सारी की सारी चीज़ें जो हम पढ़ते हैं वो एंजाइम काइनेटिक्स में पढ़ते हैं। आप देखेंगे आगे जाके एक्टिवेशन और इनहिबिशन आप देखेंगे, इनमें फिर आपको एग्जांपल मिलेंगे ड्रग्स के, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे कि एंजाइम्स की किस तरह एक्टिविटी जो है वो इनिशिएट भी होती है और डिक्रीज भी होती है। रेट ऑफ एंजाइम एंड देयर डिपेंडेंस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो कि
रिक्वायर्ड होती है रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए। द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रिएक्शन इज नोन एज व्हाट, एक्टिवेशन एनर्जी। और जो एंजाइम होते हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी को लो करते हैं, कम करते हैं, और रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल जो एक्टिवेशन एनर्जी थी एक रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए वो ज्यादा थी। अब एंजाइम आया, एंजाइम जैसे ही आएगा वो क्या करेगा, उस एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा और रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा। और जो 1 घंटे में जो रिएक्शन हो रहा था उससे अब 1 मिनट में करेगा। तो ये काम होता है एंजाइम का कि उसका जो काम मेनली होता है वो क्या करता है, वो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है, लो करता है। अच्छा, जो एंजाइम होता है कैटलिस्ट एक्ट ऑन अ सबस्ट्रेट इन अ वे दैट लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पर लाइन है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी को वो लो करता है बाय चेंजिंग द रूट ऑफ रिएक्शंस, द रिडक्शन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो इंक्रीज होगा वो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एंड अचीव द सफिशिएंट लेवल ऑफ एनर्जी सो दैट रीच द एक्टिवेशन एनर्जी एंड फॉर्म द प्रोडक्ट। जो मैंने आपको बताया वही यहाँ पर लिखा हुआ है। और उसके बाद कार्बोनिक एनहाइड्रेस, कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो होता है वो कैटलाइज करता है अबाउट 10 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स और पर सेकंड, विच इज द 10 or 6x फास्टर देन द स्पॉन्टेनियस हाइड्रेशन। अब यहाँ पर एक एंजाइम है जो कि बता रहा है कि उसके बाद और उसके पहले रिएक्शन का रेट कितना था और कितना उसके बाद हो गया एंजाइम के बाद। तो अल्टीमेटली ये बताना यहाँ पर कि एंजाइम्स की मदद से रेट ऑफ रिएक्शन हमने कितना फास्ट कर दिया और विदाउट एंजाइम जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन कितना स्लो है। यहाँ पर आप देख लें जो एक्टिवेशन, यहाँ पर डायग्राम आप देख लें, ये एंजाइम लेवल है मॉलिक्यूल्स की और प्रोग्रेशन ऑफ जहाँ पर टाइम है। इनिशियल एनर्जी स्टेट ऑफ द सबस्ट्रेट यहाँ पर मौजूद है और एक्टिवेशन एनर्जी कंसीडर्ड ऑफ द रिएक्टेंट्स और एक्टिवेशन एनर्जी अनकेटलाइज्ड रिएक्शन। यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर है, यहाँ पर लिखा हुआ है कैटलाइज्ड, यह है कैटलाइज्ड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल कैटलाइज्ड रिएक्शन। और यह है अनकैटलाइज्ड रिएक्शन, एक ऐसा रिएक्शन जो कि एंजाइम के पहले और एंजाइम के बाद। अब ये है एंजाइम से पहले, ये क्या है एंजाइम से पहले। तो आप देख लें एंजाइम से पहले एक्टिवेशन एनर्जी कितनी ज़्यादा है। अब जैसे एंजाइम आ रहा है उसके बाद जो है वो एंजाइम ने एक्टिवेशन एनर्जी कितनी लो कर दी। तो ये उसकी वजह से एंजाइम ने क्या कर दिया, एक्टिवेशन एनर्जी को बिल्कुल लो कर दिया और रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर दिया, फास्ट कर दिया। काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस, इट इज एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स यानी कि कैटलिस्ट। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिन्हें हम कहते हैं बायोकैटलिस्ट, वो काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम में हम बताते हैं कि किस तरह जो एंजाइम होते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करते हैं। कैटालिसिस जो एंजाइम करते हैं वो पर्टिकुलर रिएक्शंस के मैकेनिज्म्स के थ्रू प्रोसीड होती है और ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर मेनली बनती है समटाइम्स एंड फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड विद द एंजाइम which is termed as the covalent catalysis जो कि हमने पढ़ी पहले। During the process of catalysis of enzyme emerges under change at the completion of the reaction। जो एंजाइम होता है वो क्या रहता है, अनचेंज रहता है बिफोर एंड आफ्टर ऑफ द रिएक्शन। उसके बाद कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। वन ऑफ देम इज द टेम्परेचर, अनदर इज द पीएच एंड थर्ड वन इज द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। सबसे पहले हम देखते हैं टेम्परेचर को, कि टेम्परेचर एक ऐसा फैक्टर होता है जो कि एंजाइम की एक्टिविटी पर अफेक्ट करता है। पर कैसे करता है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंजाइम की एक्टिविटी, एंजाइम की काइनेटिक एनर्जी और एंजाइम की रैंडम मॉलिक्यूल्स की मोशन भी बढ़ जाएंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन को टेम्परेचर जैसे इंक्रीज होगा वो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा। बट यहाँ पर एक पॉइंट आता है जिसे हम कहते हैं मैक्सिमम ओवर अ पर्टिकुलर टेम्परेचर नोन एज व्हाट, ऑप्टिमम टेम्परेचर। एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर एंजाइम अपनी एक्टिविटी फुल परफॉर्म करता है, मैक्सिमम एक्टिविटी परफॉर्म करता है। बट आफ्टर दैट
उसके बाद भी अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते रहें, देन क्या होगा, देन एंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो डीनेचर हो जाएगा और अपनी एक्टिविटी स्टॉप कर देगा और डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इस तरह जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो मेनली स्टेबल टेम्परेचर होता है, जो कि इंसानों में अगर हम बात करें, ह्यूमंस में, तो वो 35 से 45 तक होता है एंजाइम की रेंज पर। तो इसे हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर बढ़ जाए ना, तो फिर वो क्या करता है, वो डीनेचुरेशन करता है एंजाइम की, यानी कि उसकी नेचर ही डिस्ट्रॉय हो जाती है, फिर वो एंजाइम एंजाइम नहीं रहता। देन वी हैव द अफेक्ट ऑफ पीएच। तो पीएच क्या करती हैं, पीएच भी अफेक्ट करती हैं एक एंजाइम की एक्टिविटी पर। ऑलमोस्ट जितने भी एंजाइम होते हैं वो डिपेंड करते हैं पीएच पर। तो पीएच भी जैसे ऑप्टिमम टेम्परेचर था ना, यहाँ पर भी ऑप्टिमम पीएच होती है, जिस पर पर्टिकुलर पीएच पर एंजाइम्स काम परफॉर्म करते हैं अपने। तो जैसे कि पेप्सिन है वो 2 पीएच पर काम करता है, 2 पर या 1.5 2 पर इस तरह काम करता है, यानी कि एसिडिक पीएच होती है यहाँ पर। अगर वही एंजाइम अगर बेसिक पीएच में वो चला जाए तो वो काम बिल्कुल नहीं करेगा। तो इस तरह जो एंजाइम्स होते हैं वो ऑप्टिमम इन पीएच होते हैं। हाई और लो पीएच वैल्यू देन द ऑप्टिमम will cause the ionization of enzyme and it denatures the enzyme। हाई पीएच है या लो पीएच है, अदर देन ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम पीएच नहीं है, तो फिर वो क्या करते हैं, डीनेचुरेशन कॉज करते हैं एंजाइम्स की। अच्छा, यहाँ पर आफ्टर दैट अगर हम देखें, यहाँ पर आप देख लें ये पेप्सिन की, ट्रिप्सिन की और आर्जिनेज एंजाइम है, ये सारे के सारे इनकी जो है वो दिखाई गई हैं आपको कि किस तरह पीएच वैल्यूज हैं, जो कि ये जो पॉइंट होता है ना, ये शो करता है ऑप्टिमम पीएच को। ये वाली पॉइंट जो होती है ना, ये पीक को शो कर रही होती है, पीक। पीक यानी कि इट्स शोइंग द मैक्सिमम एक्टिविटी ओवर हेयर। जैसे कि यहाँ मैंने आपको बताया 2 की एंजाइम की पीएच आप यहाँ पर देखें जाके मिल रहा है यहाँ पर टॉप पर। तो ये मैक्सिमम एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। इस तरह ट्रिप्सिन की अगर आप देखें यहाँ पर, तो ट्रिप्सिन में आपको मिलेगा यहाँ पर बिटवीन द 6 and 8। इसी तरह आर्जिनेज जो है वो यहाँ पर मिलेगा आपको हाईली बेसिक में। तो ये एंजाइम्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं अपने रिएक्शंस में और अपनी पीएच पर, अपने टेम्परेचर पर और अपने सबस्ट्रेट पर। तो यहाँ पर एक दूसरा है, यहाँ पर एक मॉडल मेंटेन्स मॉडल है और इफेक्ट ऑफ द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, माइकलिस मेंटेन्स मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, जो एंजाइम्स रिवर्सिबिलिटी होती है कंबाइंस विद द सबस्ट्रेट टू फॉर्म द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, देन सब्सिक्वेंटली यील्ड द प्रोडक्ट रीजनरेट द फ्री एंजाइम। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताया गया है कि किस तरह जो एंजाइम्स होते हैं वो रिवर्सिबिलिटी किस तरह सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन होकर वो रिवर्सिबिलिटी करते हैं और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जो सबस्ट्रेट होते हैं उन्हें प्रोडक्ट्स में किस तरह वो ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद ही हमारे पास S फॉर द सबस्ट्रेट, E फॉर द एंजाइम, ES फॉर द एंजाइम सबस्ट्रेट, P इज फॉर द प्रोडक्ट, K इज फॉर द रेट ऑफ द कांस्टेंट। यहाँ पर इक्वेशन है। देन अजम्पशंस हैं इस इक्वेशन की, ये आपकी लेवल की नहीं है, आप थोड़ा सा मैं रीड कर देता हूँ यहाँ पर कि रिलेटिवली कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट, ये कुछ अजम्पशंस होती हैं। फॉलोइंग अजम्पशन आर मेड फॉर ड्राइविंग द Michaelis or Maintenance equation. These are the some assumptions. STD is state assumption, initial velocity assumption. ये सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है, सबस्ट्रेट जैसे आप बढ़ाएंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी, और एंजाइम जैसे ही कम हो जाएंगे और सबस्ट्रेट हमारे पास बहुत ज़्यादा होंगे तो फिर उसके उसके बाद रिएक्शन पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, फिर आप भले से कितने भी सबस्ट्रेट आप बढ़ा लें। एंजाइम्स अगर हमारे पास 100 हैं और सबस्ट्रेट भी हमारे पास आते जा रहे हैं और हम देते जा रहे हैं सबस्ट्रेट, जब तक एंजाइम्स मौजूद हैं और सबस्ट्रेट भी आते जा रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता जाएगा। बट आफ्टर दैट वी हैव 100 एंजाइम और 100 सबस्ट्रेट भी कंप्लीट हो गए हमारे पास, देन उसके बाद भी अगर सबस्ट्रेट आ रहे हैं तो फिर देयर इज नो एनी इंक्रीजमेंट इन द रेट ऑफ रिएक्शन। सो एक पर्टिकुलर रेंज तक अपनी वो सबस्ट्रेट भी रिएक्शन को इंक्रीज करवाते हैं। फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस अगर हम देखें, एंजाइम्स आर वर्चुअली इन्वॉल्व इन फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। मैंने आपको बताया हर एक्टिविटी एंजाइम ही परफॉर्म करवाते हैं मेनली हमारी,
और विच मेक देम द टारगेट ऑफ चॉइस फॉर द ड्रग दैट क्योर और जो है वो जो ह्यूमन डिजीजेस होती हैं उनको ट्रीट करने के लिए यहाँ पर यूज होते हैं वो। आफ्टर दैट उसके बाद जो होता है हमारे पास जो अप्लाइड एंजाइम्स काइनेटिक्स होती है रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल टूल जिसके साइंटिस्ट जो होते हैं वो आइडेंटिफाई कैरेक्टराइज करते हैं एक ऐसे एजेंट्स जो कि ट्रीट करवाते हैं हमें डिजीजेस से ड्रग से सिलेक्टिवली इनहिबिट द रेट ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम कैटलाइज द प्रोसेसेस। तो ऐसे एंजाइम जो कि प्रोसेस को कैटलाइज करवाते हैं उन्हें ऐसे टूल्स ऐसे प्रिंसिपल्स जो कि उन उनके बारे में हमें बताते हैं कि किस तरह सिलेक्टिवली जो इनहिबिट्स करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन एक स्पेसिफिक एंजाइम्स के। तो ये सारी की सारी जो है वो हमें फार्मास्यूटिकल इम्पोर्टेंस बता रही है कि ड्रग्स में भी किस तरह जो एंजाइम्स होते हैं वो रेट पर असर करते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस पर। तो अप्लाइड एंजाइम काइनेटिक्स एक ऐसी काइनेटिक्स होती है जो कि रिप्रेजेंट करती है एक प्रिंसिपल टूल जिसके थ्रू साइंटिस्ट जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं कैरेक्टराइज करते हैं एक ऐसे एजेंट्स जो कि सिलेक्टिवली इनहिबिट करते हैं रेट ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम्स एक्टिविटी को प्रोसेसेस को। तो जितने भी ये सारे के प्रोसेस होते हैं ना वो हमें बताती हैं फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द एंजाइम विद इन द एंजाइम काइनेटिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं। एंजाइम काइनेटिक्स जो है वो एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है ड्रग्स की डिस्कवरी में और उसके अलावा आल्सो इट इलाबोरेट द मोड ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग्स एज वेल। तो इस तरह हम देखते हैं कि किस तरह ये ड्रग्स की इम्पोर्टेंस में ये रोल प्ले करते हैं एंजाइम्स भी। उसके बाद आफ्टर दैट अगर हम देखें कि इनहिबिशन की बात करें तो इनहिबिशंस क्या होती हैं। इनहिबिशंस यानी कि एक ऐसी प्रिवेंशन ऑफ द एंजाइम एक ऐसे प्रोसेस है जिसमें एंजाइम की एक्टिविटी को लो किया जाएगा। द प्रिवेंशन ऑफ एंजाइम प्रोसेस इज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इनहिबिटर विद द एंजाइम। एक ऐसे सबस्ट्रेट्स होते हैं एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को रोकते हैं प्रिवेंट करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं इनहिबिटर और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनहिबिशन। इनहिबिटर्स एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन को एंजाइम कैटालिसिस को लो करते हैं कम करते हैं उन्हें हम कहते हैं इनहिबिटर्स। Types of inhibitor there are two types of inhibitor reversible and the irreversible। रिवर्सिबल यानी कि वो अपनी वापस हालत में वो आ जाएंगे इरिवर्सिबल यानी कि वो जो इनहिबिशन होगी फिर वो वापस नहीं आएगी यानी कि एंजाइम अगर इनहिबिट कर रहा है रेट को तो फिर वो इनहिबिट ही करता जाएगा देन वो अपनी असली हालत में नहीं आ पाएगा। देन उसके बाद जो रिवर्सिबल होते हैं यानी कि जो वापस आ सकते हैं उनमें फर्दर आ जाते हैं कॉम्पिटेटिव अनकॉम्पिटेटिव मिक्स्ड एंड नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स। जो रिवर्सिबल होते हैं उनमें फिर फर्दर जो है वो हमारे पास नहीं आते वो वापस। तो रिवर्सिबल एक ऐसे इनहिबिशन जिसमें एंजाइम एक्टिविटी जो होती है वो इनहिबिट की जाती है बट एंटिटी और एसोसिएट और डिसोसिएट फ्रॉम द प्रोटीन बाइंडिंग साइट। बट उसके बाद अगर जो हम देखते हैं रिवर्सिबल इनहिबिशन में तो इनहिबिशन तो हो रही है बट उसके बाद अगर हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इसमें इंक्रीज करेंगे ना तो वो क्या कर देगी वो इनमें जो रिवर्सिबिलिटी कॉज करेगी। एक ऐसी इनहिबिशन जिसमें एंजाइम जो है वो इनहिबिट कर रहा है एक्टिविटीज प्रिवेंट कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन लो कर रहा है बट वो रिवर्सिबल है यानी कि एंजाइम में अगर हम सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर देंगे तो वो रिवर्सिबल हो जाएगा। सो एक ऐसी इनहिबिशन एंजाइम की जिसमें एक्टिविटी जो एंजाइम की होती है वो इनहिबिट की जाती है और उसके अलावा जो प्रोटीन्स बाइंडिंग साइट्स होती हैं वहाँ पर जितनी भी एसोसिएशन और डिसोसिएशंस होती हैं वो सारी की सारी इनहिबिट की जाती हैं। टाइप्स ऑफ इनहिबिशन में रिवर्सिबल इनहिबिशन में कॉम्पिटेटिव अनकॉम्पिटेटिव मिक्स्ड एंड द नॉन कॉम्पिटेटिव। कॉम्पिटेटिव एक ऐसी टाइप ऑफ इनहिबिशन होती है जिसमें होता क्या है यहाँ पर कि इनहिबिट्स कॉम्पीट विद द सबस्ट्रेट ऑफ द एक्टिव साइट। यानी कि ऐसा इनहिबिटर यहाँ पर आएगा जो कि बिल्कुल असली सबस्ट्रेट की तरह लगेगा एक्टिव साइट पर इस तरह आएगा कि वो उसका ही अपना सबस्ट्रेट है बट इन रियल वो उसका अपना सबस्ट्रेट नहीं होता। तो उसे हम कहते हैं कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। एक ऐसा सबस्ट्रेट एक ऐसा इनहिबिटर जो कि आके एक्टिव साइट पर अटैच करेगा जो कि होगा किस तरह बिल्कुल सबस्ट्रेट की तरह होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना इनहिबिटर कॉम्पीट्स विद द सबस्ट्रेट यानी कि इनहिबिटर एक ऐसा होगा जो कि बिल्कुल सबस्ट्रेट की तरह होगा लगेगा और उसकी तरह लगेगा और वो आके
एक्टिव साइट पर अटैच करेगा और बनाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्योंकि यहाँ पर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया है यहाँ पर, बट यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां पर असली वो सबस्ट्रेट ही नहीं है। उसकी जगह पर एंजाइम उस सबस्ट्रेट की मिमिक्री मौजूद है, यानी कि इनहिबिटर मौजूद है। तो इसलिए यहाँ पर इस इनहिबिशन को हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्पल की, स्टेटिन ड्रग्स होती है यहाँ एज एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो एक statin drug such as the Lipitor compete with the HMG-CoA substrate and inhibit the enzyme of HMG-CoA reductase that bring about the catalysis of cholesterol synthesis। तो ड्रग बताई गई है यहाँ पर लिपिटोर, जो कि कॉम्पीट कौन कर रहा है यहाँ पर, एच एम सी ओ ए सबस्ट्रेट। ये एक सबस्ट्रेट होता है, रियल सबस्ट्रेट होता है एच एम सी ओ ए। और लिपिटोर एक ऐसा इनहिबिटर होता है जो कि इनहिबिट करता है आके और अटैच हो जाता है एक्टिव साइट पर, इनहिबिट द एक्टिव साइट ऑफ द एच एम जी कोए रिडक्टेज। कोए रिडक्टेज होता है एक, और उसका जो सबस्ट्रेट है वो है एच एम जी कोए। रिडक्टेज का जो सबस्ट्रेट है वो है एच एम जी को है, उसकी जगह पर आके लिपिटोर अटैच हो जाता है जो कि बिल्कुल रिजेंबल करता है एच एम जी को सबस्ट्रेट की तरह। फिर आके क्या करेगा, वो एक्टिविटी को स्टॉप कर देगा और उसके अलावा कैटालिसिस क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो इस तरह ये जो कैटालिसिस होती है, इनहिबिटर होती हैं ये, इन इनहिबिटर्स को हम कहते हैं, इन इनहिबिटर्स को हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। तो अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स एक ऐसे इनहिबिटर्स होते हैं जो कि एलोस्टेरिक साइट पर अटैच होते हैं। एक ऐसी टाइप ऑफ इनहिबिशन जहां पर जो इनहिबिटर्स होते हैं यहाँ पर डज नॉट कॉम्पीट विद द सबस्ट्रेट फॉर द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। एंजाइम की एक्टिव साइट पर ये अटैच नहीं करते हैं, ये अटैच करते हैं एक दूसरी साइट पर, जिस साइट को हम कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। क्या कहते हैं उस साइट को? उस साइट को हम कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। सो ऐसे सबस्ट्रेट जो कि आके एलोस्टेरिक साइट पर अटैच होते हैं, उन्हें हम कहते हैं अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ये होती है एलोस्टेरिक साइट। अनकॉम्पिटिटिव का एग्जाम्पल है ड्रग्स टू ट्रीट द केसेस ऑफ पॉइजनिंग बाय मेथनॉल, एथाइलिन, ग्लाइकोल एंड एक्ट एज अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। यहाँ पर अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के एग्जाम्पल दी गए हैं। मिक्स्ड इनहिबिशन, इन दिस इनहिबिशन बोथ EI एंड एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिशंस, एंजाइम इनहिबिशंस जो होती हैं यहाँ पर, complexes are formed, both complexes are catalytically inactive। तो ये मिक्स्ड होते हैं यहाँ पर, तो जिसमें क्या बनते हैं कॉम्पिटिटिव एज वेल एज द अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। तो मिक्स्ड यहाँ पर जितने भी होते हैं उन्हें हम कहते हैं मिक्स्ड इनहिबिशन। उसके बाद होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। इट इज अ स्पेशल केस ऑफ इनहिबिशन। इन दिस इनहिबिशन हैज द सेम अफिनिटी फॉर द आइदर एंजाइम और द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो इस कंपटीशन में जो होता है, कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, इस कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में एक ऐसी स्पेशल इनहिबिशन होती है, एक इसमें सेम अफिनिटी होती है एंजाइम के लिए भी और उसके अलावा एंजाइम के सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के लिए भी। तो इस तरह कैटालिसिस परफॉर्म नहीं हो पाती। दूसरा होता है इरिवर्सिबल इनहिबिशन। तो इरिवर्सिबल इनहिबिशंस क्या होती हैं? इरिवर्सिबल इनहिबिशंस ऐसी इनहिबिशंस होती हैं जो कि रिवर्स नहीं हो पाती। ये कोवलेंटली इनहिबिटर्स जो होते हैं वो अटैच हो जाते हैं। इस तरह जो कैटालिटिक एक्टिविटी होती है वो कम्प्लीटली लॉस हो जाती है। इस तरह वो कभी भी रिस्टोर नहीं हो पाती, फिर कभी भी वो मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज नहीं कर पाते या ब्रेक डाउन नहीं कर पाते। तो उस इनहिबिशन को हम कहते हैं इरिवर्सिबल इनहिबिशन। यहाँ पर एग्जांपल्स दिए गए हैं आपको इरिवर्सिबल इनहिबिशन की। एस्पिरिन जो होता है विच टारगेट एंड कोवलेंटली modify the key enzyme involved in the inflammation is the irreversible inhibitor। एस्पिरिन क्या है? irreversible inhibitor होता है। उसके बाद सुसाइड इनहिबिशन एक अनयूजुअल टाइप ऑफ irreversible inhibition होती है जहां पर जो एंजाइम होते हैं वो कन्वर्ट इनहिबिटर को क्या कन्वर्ट करते हैं इनटू अ रिएक्टिव फॉर्म इन इट्स एक्टिव साइट। इसे हम कहते हैं सुसाइड इनहिबिशन। एक अनयूजुअल टाइप ऑफ इरिवर्सिबल इनहिबिशन होती है जिसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं इनहिबिटर्स को इनटू द रिएक्टिव फॉर्म इन इट्स एक्टिव साइट। एक्टिव साइट के अंदर वो
जो इनहिबिटर्स होते हैं उनको कन्वर्ट कर देते हैं एक रिएक्टिव फॉर्म्स के अंदर, तो उन्हें हम कहते हैं सुसाइड इनहिबिशन। देन वी हैव द एक्टिवेशन। एक्टिवेशन यानी कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें जो रिएक्शन होगा, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा एक्टिव फॉर्म में, मेटाबॉलिकली एक्टिव बन जाएगा, जिसे हम कहेंगे एक्टिवेशन। एक्टिवेशन में टाइप्स ऑफ एक्टिवेशन में एक्टिवेशन बाय द कोफैक्टर, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द कोफैक्टर। और उसके अलावा जो एंजाइम होते हैं, कन्वर्जन ऑफ द एंजाइम प्रिकर्सर्स, वो भी हम जो है वो इसमें पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एक्टिवेशन में। मैनी एंजाइम्स जो होते हैं वो कैटलाइज होते हैं बेसिकली कोफैक्टर्स के थ्रू। डीएनए पॉलीमरेज एक ऐसा होलो एंजाइम होता है जहां पर होता क्या है, बेसिकली जो होलो एंजाइम, ऐसे होलो एंजाइम कैटलाइज करते हैं पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड इनटू द डीएनए स्ट्रैंड्स एंड इट यूज द मैग्नीशियम आयन। अब यहाँ पर मैग्नीशियम आयन जो होता है वो एक कोफैक्टर होता है जो कि डीएनए पॉलीमरेज को एक्टिवेट करता है। एक्टिवेट करके क्या करता है कि वो आके डीएनए को उसके स्मॉल स्ट्रैंड्स में कैटलाइज करे, ब्रेक करे, तो उसे हम कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज, जो कि एमजी एक्टिवेट कर रहा है जिसको। और एमजी जो है यहाँ पर वह है कोफैक्टर, और कोफैक्टर क्या करता है, एक्टिवेशन करता है। और एक्टिवेशन क्या करती है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करती है, इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव बनाती है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्टिवेशन। इसी तरह जो डिहाइड्रोजिनेसेस होते हैं वो जिंक आयन को यूज करते हैं एज एक्टिवेशन के लिए। कन्वर्जन ऑफ एंजाइम प्रिकर्सर्स, तो यहाँ पर जो एंजाइम का कन्वर्जन ऑफ एंजाइम प्रिकर्सर है, इसे हम थोड़ा सा रीड करते हैं। स्पेसिफिक प्रोटियोलाइसिस इज अ कॉमन मेथड ऑफ एक्टिवेटिंग एंजाइम एंड अदर प्रोटीन इन बायोलॉजिकल सिस्टम। तो एक स्पेसिफिक प्रोटियोलाइसिस होती हैं जिसके अंदर एक ये कॉमन मेथड होता है प्रोटियोलाइसिस, जिसके अंदर जो एक्टिवेटिंग एंजाइम को एक्टिवेट करने का एक कॉमन मेथड होता है जिसे हम कहते हैं स्पेसिफिक प्रोटियोलाइसिस। और उसके अलावा दूसरी प्रोटीन्स को भी एक्टिवेट करने के लिए ये एक ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इनको एक्टिवेट कर रहे होते हैं, एक्टिवेट कर रहे होते हैं एंजाइम्स को, तो इसको हम कहते हैं प्रोटियोलाइसिस। यानी कि एक ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर हम एक्टिवेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जो ट्रिप्सिन होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में जनरेट होता है जिसे हम कहते हैं ट्रिप्सिनोजन। तो उसे एक्टिव करने के लिए ड्यूडेनम से आता है एक एक आता है एंटिनोकाइनेज जो कि इसको एक्टिवेट करता है। एंड उसके अलावा जो ट्रिप्सिन होता है फ्रॉम द ट्रिप्सिनोजन, वो एक्टिवेट होता है। यानी कि ये जो ट्रिप्सिन है वो क्या है, एक्टिव फॉर्म है किसकी, ट्रिप्सिनोजन की। ट्रिप्सिनोजन क्या है, इनएक्टिव फॉर्म होती है, और जो ट्रिप्सिन है उसे हम कहते हैं एक्टिव फॉर्म। तो ऐसे मेथड्स जिनके थ्रू इनएक्टिव को एक्टिव बनाया जाता है उसे हम ये मेथड्स कहते हैं। ठीक है। और इसे आप दूसरा ये पढ़ते हैं कि कन्वर्जन ऑफ एंजाइम प्रिकर्सर्स, यानी कि ऐसे प्रिकर्सर्स, जो प्रिकर्सर हम कहते हैं जो कि कोई चीज बनाए। इसी तरह एंजाइम्स के भी प्रिकर्सर होते हैं जो कि एंजाइम्स को बनाते हैं। तो वो एक इनएक्टिव फॉर्म ऑफ प्रिकर्सर्स, जो इनएक्टिव फॉर्म है प्रिकर्सर्स की, जो कि आगे जाके एंजाइम्स को बनाएंगे, तो उसको हम कहते हैं कन्वर्जर ऑफ एंजाइम प्रिकर्सर। जो कि एंजाइम्स को बना रहे हैं उनको हम कन्वर्ट करते हैं एक्टिव फॉर्म ऑफ द एंजाइम्स में, तो उन्हें हम कहते हैं कन्वर्जन ऑफ एंजाइम्स प्रिकर्सर्स। तो जैसे कि यहाँ एग्जांपल है ट्रिप्सिन, जो कि कन्वर्ट किया जाता है ट्रिप्सिनोजिन से। और उसके अलावा बहुत सारे दूसरे भी एंजाइम्स होते हैं जैसे कि पेप्सिन है, वो बनता है पेप्सिनोजिन से। उस पेप्सिनोजिन यानी कि इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द एंजाइम को कन्वर्ट किया जाता है पेप्सिन में यानी कि एक्टिव फॉर्म में, तो इसे हम कहते हैं कन्वर्जन ऑफ एंजाइम प्रिकर्सर। और यहाँ पर जो मोस्ट ऑफ द बेसिक जो कॉमन मेथड होता है वो प्रोटियोलाइसिस, जहाँ पर बताया गया है कि एक कॉमन मेथड होता है जिसके थ्रू हम करते हैं कन्वर्जन को। ज़ाइमोजन एक्टिवेशन बाय प्रोटीलाइटिक क्लीवेज, यहाँ पर क्लीवेज आपको बताई गई है किस तरह ये कन्वर्ट हुए जाते हैं ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन। और भी बहुत सारे आपको यहाँ पर एंजाइम्स बताए गए हैं, यहाँ पर ब्लर हैं थोड़े से। जैसे कि ट्रिप्सिनोजन है उसे कन्वर्ट किया जाता है ट्रिप्सिन के अंदर, इनएक्टिव फॉर्म है ट्रिप्सिनोजन, वो कन्वर्ट होती है एक्टिव फॉर्म में जिसे हम कहते हैं ट्रिप्सिन, राइट। उसके अलावा यहाँ पर दूसरे हैं
दूसरे हैं यहाँ पर काइमोट्रिप्सिनोजिन, जो कि कन्वर्ट हो जाता है काइमोट्रिप्सिन में। इसी तरह हमारे पास होते हैं प्रोलाइपेज। ये प्रोलाइपेज है जो कन्वर्ट हो जाता है लाइपेज के अंदर। ठीक है, इसी तरह ये है प्रो कार्बोऑक्सीपेप्टिडेज, जो कि कन्वर्ट होता है कार्बोऑक्सीपेप्टिडेज के अंदर, राइट। उसके अलावा यहाँ पर दूसरे होते हैं पेप्सिन, जो पेप्सिनोजिन, जो कि कन्वर्ट होते हैं पेप्सिन के अंदर। सो इस तरह बहुत सारे इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि एक्टिविटी एक्टिव में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उन मेथड्स को हम कहते हैं कन्वर्जन ऑफ एंजाइम प्रिकर्सर इनटू द एक्टिवेट। सो उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट एंजाइम स्पेसिफिसिटी। सो एंजाइम स्पेसिफिसिटी एक हाईली एंजाइम्स जो होते हैं वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं इन नेचर, और उसके अलावा ये क्या करते हैं, इंटरएक्ट करते हैं एक और उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ फ्यू सबस्ट्रेट्स के ऊपर। मैंने आपको पहले ही बताया एंजाइम्स जो होते हैं वो हाईली एक्टिव होते हैं। इट मीन्स के एंजाइम की एक्टिविटी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ ही रिलेटेड होती है, राइट। उसके बाद अगर हम देखें जो सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी होती है वो एंजाइम की एक्टिव साइट पर डिपेंड करती है। एंजाइम की एक्टिव साइट जो होती है वो बंधी होती है कुछ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड से, और वो जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करते हैं एक एंजाइम को कि वो पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ ही वो अटैच करेंगे। अदरवाइज अगर दूसरा कोई आएगा भी सबस्ट्रेट की तरह लगेगा भी तो उन्हें हम कहते हैं इनहिबिटर्स। वो भी कैटलाइज नहीं कर पाएगा उसको, बट वो वहाँ पर उसकी एक्टिविटी को स्टॉप कर देगा, बट कैटलाइज नहीं कर पाएगा उसे, तो उसे हम कहते हैं इनहिबिटर्स। ऑक्सीडोरिडक्टेज डू नॉट कैटलाइज द हाइड्रोलाइसिस। जो ऑक्सीडोरिडक्टेज होते हैं वो हाइड्रोलाइज को कैटलाइज नहीं करेंगे। इसी तरह जो हाइड्रोलाइज होंगे वो दूसरे किसी एंजाइम को कैटलाइज नहीं करेंगे, जैसे कि ऑक्सीडोरिडक्टेज है उनको कैटलाइज नहीं करेंगे। तो एवरी एंजाइम डू पोजेस स्पेसिफिक सबस्ट्रेट फॉर देयर कैटालिसिस, राइट। उसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ एंजाइम स्पेसिसिटी। तो एंजाइम हैव शो द डिफरेंट डिग्री ऑफ स्पेसिसिटी। इसमें बॉन्ड स्पेसिसिटी है, ग्रुप स्पेसिसिटी है, एब्सोल्यूट स्पेसिसिटी है, ऑप्टिकल और स्टीरियो स्पेसिसिटी है, और उसके अलावा डुअल स्पेसिसिटी है। इट मीन्स के एंजाइम जो होते हैं वो स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, बॉन्ड इनका स्पेसिफिक होता है। इसके अंदर जो एंजाइम होते हैं एक्ट ऑन द सबस्ट्रेट दैट सिमिलर इन द स्ट्रक्चर एंड कंटेन द सेम टाइप ऑफ बॉन्ड। तो बॉन्ड के ऊपर जो डिपेंड करेंगे वो हम कहेंगे बॉन्ड स्पेसिफिटी। और उसके अलावा ग्रुप स्पेसिफिटी का मतलब होता है कि ऐसे एंजाइम्स not have only to the type of bond but also have the structure surrounding it। जो कि ग्रुप होता है पर्टिकुलर, जो कि पेप्सिन होता है वो एंडोपेप्टाइडेज होते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड को ही यानी कि प्रोटीन को ही वो ब्रेक करेगा। अदरवाइज अगर दूसरा यहाँ पर लिपिड आएगा तो वो उसे कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, जैसे हम कहते हैं ग्रुप स्पेसिसिटी। तो यहाँ पर जैसे इंजाइम होता है स्पेसिफिक नॉट ओनली द टाइप ऑफ बॉन्ड बट आल्सो स्ट्रक्चर टू इट, यानी कि स्ट्रक्चर जैसे कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर है यहाँ पर। इसी तरह सबस्ट्रेट स्पेसिसिटी है, तो in this type of specificity the enzyme act on only one substrate। यहाँ पर सबस्ट्रेट के ऊपर एक ही सबस्ट्रेट के ऊपर काम करता है, जैसे कि यूरिक एज है यहाँ पर तो वो सिर्फ और सिर्फ यूरिक एसिड पर ही काम करेगा। इस तरह माल्टेज है तो सिर्फ और सिर्फ वो किस पर काम करेगा, माल्टोज पर काम करेगा। और उसके अलावा ऑप्टिकल स्टीरियो स्पेसिसिटी है, इस टाइप की स्पेसिसिटी के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं नॉट स्पेसिफिक टू द सबस्ट्रेट बट आल्सो टू द ऑप्टिकल कॉन्फ़िगरेशन एज वेल। यानी कि यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन होती है डी अमाइनो एसिड होते हैं वो ऑक्सीडाइज करते हैं सिर्फ और सिर्फ डी अमाइनो एसिड को ही, एल को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आइसोमर्स होते हैं डी अमाइनो एसिड, एल अमाइनो एसिड, डेक्स्ट्रो अमाइनो एसिड, लीवो अमाइनो एसिड। तो जो डी अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज होते हैं एक ऐसे एंजाइम जो कि सिर्फ और सिर्फ डी अमाइनो एसिड को ही कैटलाइज करेंगे, और जो एल अमाइनो एसिड होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एल अमाइनो एसिड को ही ऑक्सीडाइज करेंगे। तो इस तरह ये ऑप्टिकल और आइसोमेरिज्म के हिसाब से भी ये क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। एंड देन वी हैव द डुअल स्पेसिफिसिटी। इसके ऊपर क्या होते हैं, एंजाइम एक्ट ऑन द सबस्ट्रेट बाय टू डिफरेंट रिएक्शंस। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डुअल स्पेसिफिसिटी। एक एंजाइम जो होते हैं वो एक्ट करते हैं वन सबस्ट्रेट पर बाय द टू डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस।
वो कौन-कौन से रिएक्शंस होते हैं? तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं उनको। पहला है एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज़ एंजाइम एक्ट ऑन आइसोसिट्रेट। अब जो एंजाइम होता है वो एक्ट करता है कहाँ पर? आइसोसिट्रेट पर। एक सब्सट्रेट है जो ऑक्सीडाइज़ करता है फॉलोड बाय द डीकार्बोक्सिलेशन। 2 डिफरेंट रिएक्शंस टाइप्स हैं यहाँ पर। और उसके अलावा एंजाइम्स एक्ट ऑन 2 सबस्ट्रेट बाय 1 रिएक्शन टाइप। यह भी डुअल स्पेसिफिटी है ये भी। जैसे कि यहाँ पर एग्ज़ाम्पल है ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम जो कि एक्ट करता है ज़ैंथीन पर, एंड हाइपोऑक्सिन्थीन जो कि 2 सबस्ट्रेट और बाय द ऑक्सीडेशन 1 टाइप ऑफ रिएक्शन। तो इसके कहने का मतलब ये है कि जो डुअल स्पेसिफिसिटी होती है, देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ डुअल स्पेसिफिसिटी। एंजाइम्स मे एक्ट ऑन 1 सबस्ट्रेट बाय द 2 रिएक्शन। 2 रिएक्शंस होंगे, उनमें एक सबस्ट्रेट होगा, जिसमें एग्जाम्पल लिया था आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज का। उसके अलावा एक ही रिएक्शन होगा, 2 सबस्ट्रेट होंगे। ये 2 मेथड्स होते हैं डुअल स्पेसिफिसिटी के। एक में 2 रिएक्शंस हैं, एक सबस्ट्रेट है, जिसमें एग्जाम्पल है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज का, जिसके ऊपर ये क्या है, एक ही सबस्ट्रेट है, आइसोसिट्रेट है, जो कि 2 रिएक्शंस हो गए यहाँ पर। फॉर बाय द ऑक्सीडेशन नंबर 1 रिएक्शन होगा, देन इट इज फॉलोड बाय द डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेशन में ये क्या करेगा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन करेगा, देन डीकार्बोक्सिलेशन में क्या करेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। तो 2 रिएक्शंस हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक सबस्ट्रेट पर, तो उसे हम कहेंगे आइसो सिट्रेट डिहाइड्रोजनेज जो कि एंजाइम है, जो कि क्या कर रहा है, पहला वाला मेथड परफॉर्म कर रहा है, जिसे हम कहते हैं 1 सबस्ट्रेट बाय द 2 रिएक्शंस। इस तरह एंजाइम एक्टिविटी परफॉर्म करता है, तो डुअल स्पेसिफिसिटी के अंदर। इसी तरह दूसरा जो डुअल स्पेसिफिसिटी वाला मेथड होता है, उसमें 2 सबस्ट्रेट होते हैं और एक ही रिएक्शन में होते हैं ये। जैसे कि यहाँ पर ज़ैंथीन एक ऑक्सीडेज एंजाइम होता है, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज, जो कि एक्ट करता है सिर्फ और सिर्फ ज़ैंथीन पर। और उसके अलावा दूसरा सबस्ट्रेट यहाँ पर दूसरा आता है हाइपोज़ैंथीन, जो कि दूसरा सबस्ट्रेट है, नंबर 2 सबस्ट्रेट है, जो कि क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है। अब दोनों क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। सबस्ट्रेट क्या है, दोनों चेंज हैं। और रिएक्शन कितने हैं, रिएक्शन एक ही है। तो इस तरह हम क्या कहते हैं, डुअल स्पेसिफिटी। दिस इज आल्सो tells us that the enzyme are specific in the dual method as well, कि एंजाइम जो होते हैं वो एंजाइम हर चीज़ में स्पेसिफिक है, मोस्टली बॉन्ड में भी, और उसके अलावा जो है वो इनके स्ट्रक्चर में भी, इनकी और रोटेशंस में भी, इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी में भी। तो कहने का मकसद यहाँ पर कि एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक होते हैं नेचर में, तो इनकी जो नेचर होती है वो स्पेसिफिक होती है। और मोस्टली ये जो अफेक्ट होते हैं वो टेम्परेचर से, पीएच से, सबस्ट्रेट लेवल से अफेक्ट हो जाते हैं। सो आई होप सो आपको समझ में आया होगा आज का टॉपिक। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो आपको, कोई क्यूरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।